हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जून में एग्ज़ाम आपका होने वाला है और इस चैनल पे आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। बिल्कुल पूरे पीवाईक्यूज़ के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें आपकी सुविधा अनुसार यहाँ पर दी जाती हैं और प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ अलग चल रही है जिसमें अभी हम 2018 से 2023 तक के प्रश्नों को कर रहे हैं। उसके बाद पिछले 5 साल के प्रश्नों को और हल करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज समझाई जा रही हैं, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है और एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिट वाइज आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 की बात हम करें तो हम लोग 500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ को कर रहे हैं जिसमें आपको सारे पेपर 1 के जितने भी 500 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है या उसी पैटर्न पे आ सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। तो आज की वीडियो का जो डे 6 है, इससे पहले 5 वीडियोस आपको आ चुकी हैं जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो इस तरह से एक सीरीज़ पूरी चल रही है और आपके एग्जाम तक काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके OMR बेस्ड पे शायद ऐसे ही प्रश्न आए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से करिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, न्यू कॉन्सेप्ट पे हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है और कभी कभी यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स, हर दिन यहाँ पर शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाती है, तो आप लोग यहाँ इस चैनल पे आके ज़रूर देख लिया करिए, आपके लिए हेल्पफुल होती हैं ये वीडियो। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन सा सहयोगात्मक ICT उपकरण, कोलैबोरेटिव ICT टूल्स के बारे में बात हो रही है, प्रयोक्ताओं को सूचना एकत्र करने, साझा करने और अंकीय बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति देता है। अब देखिए इससे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एक ऐसा कोलैबोरेटिव ICT टूल्स अलाउज यूजर टू क्रिएट डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स टू शेयर एंड गैदर इंफॉर्मेशन। अब इसमें देखिए ये कौन सा ऐसा टूल है जिसमें टीचिंग सॉफ्टवेयर में से सवाल आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पे पूरी वीडियो है, पूरी फुल वीडियो है, उसको आप देखिएगा, डिटेल वीडियो है, उसमें पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में आपको पूरा वहाँ पे यूनिट वाइज सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि 2023 में ये 3 सेशन जो एग्ज़ाम के हो चुके हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, रिसर्च के टूल और टीचिंग के टूल्स जितने भी हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो है ना, जो कि हमें ICT जो उपकरण है, ICT टूल्स है, कोलैबोरेटिव ICT टूल्स है, यहाँ पर इसमें बुलेटिन बोर्ड्स की तरह काम करता है, शेयर और गैदर इन्फॉर्मेशन की तरह। तो ये पैडलेट होता है ना। पैडलेट क्या है? एक डिजिटल कैनवास की तरह काम करता है जिसमें हम ये सारे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्स माइंड आपका ये क्या है? ये हो जाता है माइंड मैपिंग टूल्स है ना, एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर जिसको कह सकते हैं। ये आपका एक्स माइंड नाम से ही समझ में आ रहा है। बुक क्रिएटर क्या है? बुक क्रिएटर इजी टू यूज डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटरैक्टिव ई बुक्स हैं, कॉमिक्स हैं और जितने भी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है ये बुक क्रिएटर के द्वारा बनाई जाती हैं। प्लोटागन है ना, ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप साथ में नोट करते चलिए कि क्या क्या चीज़ किस तरह से है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप वहाँ से पूरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं टीचिंग एंड रिसर्च सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, जो जो कह देते हैं उनको तो ज़रूर देख लिया करिए। यहाँ पर अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, इसीलिए ये 51 52 से यहाँ स्टार्ट है क्योंकि इससे पहले की वीडियो मैंने मतलब उसमें आपको सीरियल वाइज आपको ऐसे ही लिए गए हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्ट्रेटजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू एन इनर एंड आउटर सर्किल। इन द इनर सर्किल, अब देखिए इसमें कह रहा है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है जिसमें कि स्टूडेंट्स को इनर और आउटर 2 सर्किल में बांटा गया है। इन द इनर सर्किल स्टूडेंट हैव अ डिस्कशन एंड स्टूडेंट इन द आउटर सर्किल लिसन टू द डिस्कशन। सहकारी अधिगम जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें विद्यार्थियों को एक आउटर और इनर सर्किल में पृथक किया जाता है, ऐसा बोल रहा है। इसमें आंतरिक चक्र में विद्यार्थी चर्चा करते हैं, बाहरी चक्र वाले विद्यार्थी चर्चा को सुनते हैं। अब ऐसी कोऑपरेटिव जो लर्निंग है इसमें कौन सी है? तो इसमें आपको बताना है, देखिए स्नोबॉल है, फिश बॉल है, जिगसॉ है, थिंक पेयर शेयर। तो आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पूरी वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड्स लोग को सर्किल जो है शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो है ना, जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी होती है ये आपकी फिश बॉल है।
फिश बाउल है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा सबके बारे में हम जानेंगे। फिश बॉल एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग समझ रहे हैं, जिसमें नए नए विचार उभर के आते हैं। तुरंत मतलब तत्काल आपको कोई भी टॉपिक ऐसा दिया जाता है और उसमें आप अपनी इमेजिनेशन पावर से, अपनी माइंड की कैपेसिटी से उसमें सोच के बताते हैं और इस तरह बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं। तो ये होती है मस्तिष्क विप्लव, जिसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट क्या करता है, फिश बाउल की बात हम कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बताया कि ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है। ठीक है, फिश बाउल, यहाँ पे पार्टिसिपेंट कागज के टुकड़े पे आइडिया लिखते हैं और इनको फिश बाउल, एक बाउल होती है उसमें रखते हैं। ठीक है, इन आइडियाज़ को रैंडमली तैयार किया जाता है और फिर डिस्कशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जब फिश बाउल में रख लिया जाता है इन पर्चियों को, तो यहाँ पर प्लेस करने के बाद जो भी फैसिलिटेटर होते हैं, मतलब जो भी आपके गाइड वगैरह हैं, वो इसमें आते हैं और रैंडमली इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी आपने पर्चियाँ लिख के डाली है उसको बाउल से चूज़ करते हैं। अब जो भी आइडिया आया इसको ग्रुप के द्वारा डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी ने अपने अपने दिमाग को लगाया, सभी लोग इन्वॉल्व हुए उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई पक्षपात यहाँ हो रहा है, सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, सारे ही उसमें वर्क करेंगे, है ना, तो अपना पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। और सभी की जो है फिर क्या होता है कि एक आइडियाज़ की वाइड रेंज यहाँ पर कंसीडर हो जाती है। बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आते हैं, जहाँ तक हम नहीं भी, एक आदमी नहीं सोच सकता है उतना, तो इस तरह बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये फिश बाउल हो गया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए स्नो बॉल क्या है। स्नो बॉल सैम्पलिंग हमने पढ़ी है। सैम्पलिंग में आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी ये टाइप होते हैं ना, तो ये नॉन प्रोबेबल है। इसमें देखिए ये जो है अधिकतर सामाजिक पैटर्न, जो भी सोशल पैटर्न होता है, इसको चेक करने के लिए करते हैं और जहाँ ग्रुप बहुत बड़ा नहीं होता है। तो ये अधिकतर उन परिस्थितियों में किया जाता है जहाँ पर ग्रुप मतलब छोटा होता है, सदस्य संख्या मान लो 100 करीब होती है। ठीक है, उनकी स्टडी की जाती है। तो इस तरह से इनफॉर्मल सोशल रिलेशन का यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, इनफॉर्मल सोशल रिलेशन से मतलब जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसको नई मेडिसिन, जैसे अभी कोरोना का टाइम था, अब उसमें दवाओं का इफेक्ट देखा जा रहा था, है ना, तो फिर वो डॉक्टर से भी पूछा जाता है, उनकी भी राय मतलब ली जाती है कि उन्होंने ये जो पढ़ा कहाँ से पढ़ा, किस आर्टिकल से पढ़ा, और मतलब इसमें उनको जो ये सूचनाएं मिली वो कहाँ से मिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या होता है कई सोर्स आपको पता लग जाते हैं। और एक ये होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, मतलब हम एक आदमी के फिर सोशल पैटर्न को पता करते हैं कि वो किस किस क्षेत्र में रुचि रखता है, उसकी जानकारी कहाँ तक है, किस किस सोर्स से उसको सूचनाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है स्नोबॉल। जिगसॉ क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, ये हमने पढ़ ली। ये सैम्पलिंग मतलब सैम्पलिंग भी तो वही चीज़ है जिसमें हम चीज़ों को पता करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जिगसॉ क्या है। जिगसॉ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पर भी छात्रों को समूह में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समूह को अलग अलग जानकारी दी जाती है। जिगसॉ मतलब आरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या होता है, किसी भी समस्या को हल करने के लिए या पूरा मतलब कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जिगसॉ में भी ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है। छात्रों को कई समूह में बांट दिया जाता है ना, और प्रत्येक समूह को अलग अलग जानकारी, अलग अलग चीज़ के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिर ये जो है मिल के काम करेंगे, कोऑपरेटिव भावना से, सहयोगात्मक भावना से यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है थिंक जिगसॉ, है ना। अब उसके बाद थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर ये क्या है, ये क्लासरूम डिस्कशन स्ट्रेटजी है, जहाँ पर सबसे पहले कोई भी टॉपिक आता है तो जो भी लर्नर है ना, जो भी स्टूडेंट है, वो इंडिविजुअली खुद से सोचता है उस बारे में, फिर वो अपने पास वाले अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को अपने बताता है, जो भी जैसे कि बगल में आप होता है ना, कोई आपके बगल में है तो उसको आप शेयर करते हो। उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पर क्लासरूम में डिस्कशन होता है। ठीक है, फाइनली उस मतलब इस फिर आइडिया को शेयर किया जाता है और डिस्कस करते हैं। तो ये थिंक पेयर शेयर है ना, अपने पेयर को शेयर करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से याद हो जाएगा। ये भी क्या है, एक क्लासरूम डिस्कशन स्ट्रेटजी है। अधिकतर ऐसे ही होता भी था, जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अपने पहले जो हमारे नज़दीक है उसको कोई को बताते हैं ना। क्लासरूम में कोई टीचर कुछ पूछता है तो टीचर से डायरेक्ट ना बता के क्या होता है, आपस में ही बातचीत होती है ना, तो यही हो जाता है थिंक पेयर शेयर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वाली वीडियो लिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर निम्न में से सूचना विकास मॉडल के कौन कौन से उदाहरण हैं। सूचना विकास मॉडल की बात करें तो देखिए टीचिंग मॉडल में मैंने आपको बता रखा है, तो आपको इसमें यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे, तो गैने का है, जेरोम ब्रूनर का और शूमैन्स मॉडल। ठीक है, तो इसको हम पूरा आगे पढ़ लेंगे
कि कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं, टीचिंग मॉडल्स को मैं यहाँ पे पूरे आपको करवा दूंगी, तो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं वो आपको यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जिसमें कि पूछ रहा है इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, है ना, तो ये इसमें आपका ब्रूनर का हो जाता है, गेगने का हो जाता है और आपका शूमैन्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, है ना, ये सूचना विकास मॉडल, और सारे मॉडल्स को हम लोग एक वीडियो में पढ़ लेंगे ताकि आपके मॉडल से सवाल गलत ना हो, बहुत सारे हैं क्योंकि। निम्नलिखित में से किस गैस का ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान है? तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन कौन सी है, सबसे ज़्यादा CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, अलग अलग आपको दिए हुए नाम, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। CO2 का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा इसी ग्लोबल वार्मिंग में होता है ना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इस पे भी, ग्रीन हाउस गैस पे भी मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दिया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले में, वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी टेम्परेचर में वृद्धि होती है किसमें, पृथ्वी के, तो इसी बढ़ोतरी को जो बढ़ती है ना, इसी को तो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल CO2 है ना। यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अनुपस्थिति दांतों में सड़न पैदा करती है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, पीने के पानी में फ्लोराइड की अनुपस्थिति दांतों में धब्बे का कारण बनती है, जिसे डेंटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्लोराइड की अनुपस्थिति, है ना। अब डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि पीने के पानी में फ्लोराइड का होना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अनुपस्थिति दांतों में सड़न पैदा करती है, लेकिन मतलब ये हुआ कि अगर उसमें एब्सेंट है उसकी मात्रा फ्लोराइड की, तो मतलब दांतों में सड़न होगी, ये बात सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फ्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा होनी चाहिए, बहुत एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, उससे हमारी दांतों की रक्षा होती है। फ्लोरोसिस क्या होती है, डेंटल फ्लोरोसिस क्या होती है? ये एक ऐसी स्थिति होती है जो दांत, जब बच्चों के दांत बनने होते हैं, दूध के दांत जो जिसको कहते हैं, है ना, बचपन में, तो अत्यधिक फ्लोराइड के सेवन के कारण ये डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। इसमें टीथ पर जो स्पॉट पड़ जाते हैं, और फ्लोराइड के अत्यधिक सेवन के कारण, मतलब ये पानी में अधिकता के कारण भी हो सकती है, या आप टूथपेस्ट वगैरह ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है दांत पीने के पानी में फ्लोराइड की अनुपस्थिति से नहीं, ज़्यादा होने से यहाँ पे दांत में धब्बे का कारण बनती है, ठीक है। तो ये फ्लोराइड के अत्यधिक सेवन, ये वाला आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि डेंटल फ्लोरोसिस क्या है। डेंटल फ्लोरोसिस अनुपस्थिति के कारण नहीं, बल्कि जो पीने के पानी में या पानी में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से होती है, ठीक है। तो इसलिए फ्लोराइड का ना तो बहुत कम होना अच्छा है, ना बहुत अधिक होना, बस ठीक ठीक मात्रा इसकी होनी चाहिए, है ना। नहीं होगी तो अनुपस्थिति से दांतों में सड़न पैदा होगी। और अगर जो है डेंटल फ्लोरोसिस क्यों होगा, क्योंकि दांतों जब इसमें अधिकता हो जाएगी फ्लोराइड की मात्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आए तो इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी वाले एग्जाम में, है ना। अब देखिए ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, यह आपका लॉजिकल रीजनिंग से है, न्याय वाक्य, न्याय में 3 प्रोपोजिशंस होती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अरस्तुवादी न्याय वाक्य में 5 प्रोपोजिशंस होती हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। क्यों गलत है? देखो यहाँ पर इसलिए दोनों का अपोजिट कर दिया है ना। अरस्तुवादी में क्या होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। एरिस्टोटेलियन जो सिलोगिज्म है ये आपका कैसा होता है? डिडक्टिव रीजनिंग पे होता है, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव 2 तरह के रीजनिंग हमने पढ़े हैं। अब इसमें क्या होती है? 3 कैटेगरी ऑफ प्रपोजिशंस होती हैं। ये 5 नहीं होती हैं बल्कि 3 होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस और कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो जाती हैं आपकी, है ना। और न्याय वाक्य की बात करें, जो न्याय सिलोगिज्म है यहाँ पर 5 होती हैं, ठीक है। 5 होती हैं जिसमें प्रपोजिशन और फिर एप्लीकेशन, रीजन, ठीक है, कंक्लूजन, है ना, एग्जाम्पल, उदाहरण है जिसको बोलते हैं हेतु, है ना, रीजन, निगमन जिसको कंक्लूजन कहते हैं। तो इस तरह से न्याय में 5 होती हैं और इसमें एरिस्टोटेलियन में क्या होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके प्रोपोजिशन हो गया, जो न्याय वाक्य की अगर हम बात करें, हेतु हो गया, उदाहरण हो गया, उपनयन है ना, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, और निगमन कंक्लूजन। ठीक है, 5 होते हैं। और इसको लॉजिकल रीजनिंग पे भी पूरी वीडियो मैं आपको पूरी एक डिटेल वीडियो दूंगी, उसमें सारे टॉपिक कवर करा देंगे। ठीक है, तो इससे मैक्सिमम चीज़ें, और आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के मैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रही हूँ। एक वीडियो अभी प्लेगरिज्म पढ़ाया है, इसके बाद अभी मैंने आपको थोड़े से स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बार पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, और जो बचते हैं वो भी मैं करवा दूंगी, और साथ में 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं वो आपको, तो 2-3 इस तरह से हो गए, बाकी जो बचे हैं वो उनको इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग रिसर्च के लिए पूरे अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए कौन सी जो है प्रतिचयन की एक विधि को संदर्भित करता है जिसमें प्रतिभागियों का एक मुख्य समूह जो प्रारंभ में शोध अध्ययन के लिए प्रतिचयन लिया गया था, मतलब सैंपलिंग में लिया गया था, अन्य संभाषित प्रतिभागियों की नियुक्ति या संस्तुति करता है। Which of the following refers to a method of sampling in which a core group है ना, or participant who are initially sampled for a research study recruit or recommend other potential participant। अभी देखिए ये जो होता है ना, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंतर्गत होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको आगे बताया है ना कि इसमें क्या होता है, एक छोटा ग्रुप होता है जो कि कोर ग्रुप होता है, इसमें हम जो है सैम्पलिंग के लिए इसको चूज करते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसी से फिर जो उसके और मतलब एक इनफॉर्मल सोशल जहां हमको पैटर्न पता करना होता है वहां पर इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है अन्य संभाषित प्रतिभागियों की नियुक्ति या संस्तुति करता है, यह आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग पे पूरी एक वीडियो हम अभी जल्दी ही पढ़ेंगे, उससे आपका क्या होगा, सारा रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि 10 टॉपिक से ज़्यादा आपके नहीं पूछे जाएंगे, और वो सारे इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक मैं आपको उसी वीडियो में कवर करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने ज़रूर रहिए, हर दिन शाम को 6 बजे आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगी। एजुकेशन की भी इसी तरह से मैं आपको कवर करा दूंगी। अब हम एजुकेशन पे लगेंगे तो सारी चीज़ें 10 यूनिट हम उसमें भी कवर कर लेंगे, और यहाँ पर आपकी तैयारी हो ही रही है ना। तो PYQs को भी देखिए और कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है ना, वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है जो 58 नंबर का, इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आपको नहीं मिलते हैं, है ना। इन राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, अब एक नाम है राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल और कंप्लीट ए टास्क। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है राउंड रॉबिन एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है, विद्यार्थी एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा कार्य को मिलकर पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है ना। यहाँ पर अभी इसको हम बात करते हैं कि क्या होता है। और दूसरा कह रहा है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी में विद्यार्थी अपने विचारों, चिंतन अथवा समाधान को समूह के भीतर बारी बारी से साझा करते हैं। ये भी गलत है। अब क्यों गलत है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो रॉबिन राउंड कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है, इसमें प्रत्येक जो पार्टिसिपेंट्स है ना, बारी बारी से प्रत्येक दूसरे पार्टिसिपेंट से भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक से दूसरे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बराबर मिलते हैं और फिर काम करते हैं, है ना। बारी बारी से प्रत्येक दूसरे पार्टिसिपेंट से मिलेंगे। अब ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, समूह के बाहर यहाँ पर अपने ग्रुप को, मतलब जो भी आपका विचार है वो साझा किया जाता है, ना कि समूह के भीतर। ठीक है, तो जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है, इसमें ग्रुप के बाहर जो है चीज़ों को, अपने विचार को, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को बाहर शेयर किया जाता है, ग्रुप के बाहर। तो ये दोनों ही आपके गलत हो गए। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हैं, देखिए है ना, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए है ना, प्रतियोगिता का एक प्रारूप है जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी आमतौर पर बारी बारी से प्रत्येक दूसरे प्रतिभागी से मिलता है, और इसमें देखिए समूह के बाहर में साझा करते हैं, ना कि भीतर, है ना। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर 59 क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सभी शैक्षणिक पुरस्कारों जैसे कि प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट, इन सब का ऑनलाइन स्टोर हाउस है। ये कहाँ पर सारी चीज़ें जो आजकल आपके जितने भी डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, है ना, और जो भी आपके जितने भी जो ये आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं कहाँ पर रखे जाते हैं, तो ये आपके नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है ना, इसमें आपके रखे जाते हैं। स्वयं के बारे में पता ही है कि क्या होता है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, तो ये जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पूरे भारत में छात्रों, शिक्षकों के लिए डिजिटल शैक्षिक संसाधन प्रदान करने के लिए
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, किसके लिए, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए। यहाँ पर जो भी रिसोर्स है वो सब मिलेगा, ठीक है। नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, ये नेशनल लेवल पर एकेडमिक सेवाएं प्रदान करता है ना। तो ये हो गया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में ही आपका नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया स्वयं के बारे में, हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और इसमें चैनल्स के नेम आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। चैनल के नेम से संबंधित सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं और अगर कोई न्यू करंट अफेयर की अपडेट होगी तो वो भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। करंट की चीज़ें, जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो भी मैं आपको कवर कराती हूँ, जैसे कि पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन या आपका ICT वगैरह से जो भी बनते हैं सवाल जनरल अवेयरनेस से संबंधित, वो सारे मैं यहाँ पे कवर करवाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करने फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाई जाती हैं और आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो, है ना। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल आर यूज फॉर बाय लर्नर्स एंड टीचर फॉर एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। देखिए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं, मतलब जिसमें कि सिंक्रोनस जहाँ पर आप तुरंत चीज़ों को कर सकते हो, है ना, मतलब साथ साथ आप जुड़े रहते हो टीचर्स के साथ और आप अपनी बातों को पूछ सकते हो, साझा कर सकते हो, है ना, तुरंत रिस्पांस भी मिल जाता है। तो देखिए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपके कम्युनिकेशन में भी पूछा जाता है, ICT में भी सवाल यहाँ पे बनते हैं। देखो सिंक्रोनस के फायदे क्या हैं, वास्तविक समय जो रियल टाइम होता है ना, इसमें कम्युनिकेशन की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। अब इससे क्या होगा कि तुरंत फीडबैक मिलेगा, है ना, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, समय भी बचता है, लागत भी बचती है ना। और यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से टीचर एवेल्यूशन भी कर पाता है, तुरंत हो जाता है ना। यहाँ पर क्या है, सोशल इंटरेक्शन बना रहता है, जैसे टीचर जुड़ता है ना, टीचर जुड़ता है, उसको रिस्पांस मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, तो बच्चे भी एक लगाव महसूस करते हैं। नुकसान क्या होता है, एक ही समय में, मान लो आप उस समय नहीं अवेलेबल हो, लेकिन अब आपको क्या है कोई चीज़ पूछनी थी, कोई क्वेरीज थी, तो वहाँ पर आप क्या है नहीं कर पाओगे, है ना। टेक्नोलॉजी को जरूर आना चाहिए, नहीं आएगा तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके फायदे और नुकसान हैं। एसिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस कभी भी कहीं भी सीख सकते हो, जैसे कि आप ईमेल में कोई भी मैसेज आप कर देते हो और जब आप अपनी इच्छा अनुसार फिर वो देख लेता है ना, जिसको भी आपने भेजा है वो बाद में देख सकता है, कभी भी देख सकता है। ऐसा नहीं कि जब हम यहाँ एक्टिव हैं तभी वो भी एक्टिव हो, ऐसा नहीं होता है। पाठ्यक्रम, प्रक्रिया और सामग्री तक सुविधाजनक पहुँच हो जाती है और यहाँ पर रिटर्न मैसेज ज़्यादा काम करता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि कोई इंटरेक्शन नहीं बन पाता, ये इसका नुकसान होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं बन पाता है, रिस्पांस तुरंत नहीं मिलता है। अब जब टाइम मिलेगा तब फिर रिस्पांस करेंगे, तब फीडबैक देंगे, है ना। ये चीज़ें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में दोनों होती हैं ना। तो पता लग गया आपको कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। तो एसिंक्रोनस की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ की क्या है कि आप छोड़ दो, मैसेज ड्रॉप कर दो, उसको बाद में देख लिया जाएगा, आपको तुरंत मतलब जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन आपको ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए ईमेल हो सकता है ना, विकीज़ एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स। देखिए लाइव स्ट्रीमिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ पे होती है, जब हम तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो भी जहाँ पर भी ऑप्शन है उसको हटा दीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये वाला भी आपका हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा। अब आपको छांटना कहाँ है, दो ऑप्शन में से छांटना है, तो जिसमें B, C और D है ना, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका ईमेल हो गया, विकीज़ एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डिस्कशन और ये चीज़ें प्रेजेंटेशन के लिए होता है। डिस्कशन बोर्ड है ना, यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं ईमेल क्या है, यहाँ पर आप अपना कोई भी प्रश्न पूछने, असाइनमेंट भेजने या इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ईमेल में पूछ सकते हैं। विकीज़ और कोलैबोरेटिव जानकारी को जुटाने के लिए होता है। डिस्कशन बोर्ड में यहाँ पर क्या होगा, कोई डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, चर्चा होगी, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है, शिक्षकों द्वारा छात्रों के साथ अध्ययन सामग्री और नोट्स साझा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीज़ें हो गई जो ऑनलाइन टूल्स होते हैं एसिंक्रोनस मोड पे, ठीक है। तो सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, इस तरह से टीचिंग और ICT रिलेट करके, जैसे कि कम्युनिकेशन और ICT यहाँ रिलेट करके पूछा जा रहा है। ये जितने भी टूल्स हैं, इंटरनेट और ये सब है ना, विकीज़, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें ICT से संबंधित है और ये कम्युनिकेशन में रिलेट करके आपको टीचिंग में रिलेट करके पूछी जा रही है ना, इस तरह के सवाल बनते हैं। नेक्स्ट देखिए
चैनल्स के नेम से सवाल जरूर बनता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर चैनल 1 और ये 1 से 10 तक के पूरे चैनल के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। पूरी वीडियो मैंने भी दी है जिसमें कि क्वेश्चंस भी हैं। एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे अब तक के आए हुए, और एक में पूरा चैनल्स के नेम सारी चीज़ें दी हुई हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए, है ना। चैनल 1 जो है ना, ये आपका वागीश से संबंधित होता है इसका, ठीक है। इसका नाम क्या है, वागीश। इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन से सब्जेक्ट कहाँ पे किस चैनल में पढ़ाए जाते हैं। चैनल 2 किससे संबंधित है, संस्कृति, ठीक। चैनल 3 किससे है, तो यहाँ पर प्रबोध से है, ठीक। और जो चैनल 4 है ना, ये सारस्वत। तो ये चीज़ें थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर चैनल के नेम पूछे गए हैं, नहीं तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, सब्जेक्ट रिलेट करके भी पूछा जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से चैनल्स के नेम जरूर याद कर लीजिए। स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ लीजिए, सारी वीडियोज़ आपको मिल गई हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम थ्योरी भी कर रहे हैं और PYQs भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बराबर चल रही हैं। अब एजुकेशन वालों के लिए भी यहाँ पर मैं चीज़ें कवर करवा दूँगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने जरूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।